हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं मिस्टर क्यूट और मिस्टर रूड फैन फिक्शन के पार्ट 10। पिछले पार्ट में हमने सुना था इबो ने अपने पेरेंट्स के बारे में ग्रानी माँ को बताते हुए उसके आंखों में आंसू आ गया था। अब आगे की स्टोरी। इबो और ग्रानी जो रूम में बैठकर अपने पिछले मेमोरी को याद कर रहे थे, उसी समय कोई बाहर की आवाज़ सुनाई देती है जो इबो को लगता है कि वो कोई फैमिलियर वॉइस है। वो और कोई नहीं, उसका बड़ा भाई था जो कुछ लोगों को लेकर इबो का नाम बुलाते हुए उसे ढूंढ रहे थे। ग्रानी और इबो दोनों खड़े हो जाते हैं और कॉटेज से बाहर की तरफ जाने लगते हैं। ये शाम का वक्त था। ग्रानी कहते हैं, शायद तुम्हारे फैमिली लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं यंग मैन। ये कहकर वो उस कॉटेज के अंदर चला जाते हैं। इबो उस आवाज़ की तरफ जाने लगता है और वो अपने भाई के सामने खड़ा होता है जो उसका भाई कुछ पुलिस ऑफिसर को लेकर उसे ढूंढने के लिए आए थे। जैसे ही हाइक्वान इबो को देखता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और दौड़ के जाकर अपने भाई को टाइटली गले लगाते हुए कहता है, इबो तुम कैसे हो? तुम्हें कहीं हर्ट तो नहीं हुआ है ना? ये कहकर इबो के टोटल बॉडी को वो चेक करने लगता है। इबो कहता है, भाई मैं पूरी तरह ठीक हूँ, देखो मैं पूरी तरह ठीक हूँ। मुझे पता था कि आप मुझे ज़रूर ढूंढ लेंगे। हाइक्वान कहता है, ये झांझिन के वजह से। उसने ही कहा था हमें यहाँ पर ढूंढने के लिए, नहीं तो मैं टाइम पर तुम्हें ढूंढ ही नहीं पाता। वो कहता है, ओ उसके वजह से, ठीक है मैं बाद में उसे थैंक यू कह दूँगा, मगर आप अंदर आइए। वहाँ पर ग्रानी है जो हमारी मदद की थी, मुझे और मेरे दोस्त जान को। जान अब इंजोर है। हम दोनों बारिश में पूरी तरह भीग गए थे। ग्रानी ही थी जो हमें रहने के लिए यहाँ पर आश्रय दी और वो जान के घाव को वो इलाज भी कर रहे हैं। इबो ये कहकर अपने भाई को कॉटेज के अंदर ले जाता है और वो ग्रानी को बुलाने लगता है। ग्रानी बाहर आकर हाइक्वान को देखकर वो बो करते हैं। हाइक्वान जैसे ही ग्रानी को देखते हैं वो पूरी तरह फ्रोज हो जाता है। उसके मुंह से एक भी वर्ड नहीं आ रहा था। वो बस ग्रानी को देखे ही जा रहा था। इबो वहाँ से रूम के अंदर चला जाता है, जान के पास चला जाता है। ग्रानी कहते हैं, हाइक्वान डियर तुम कैसे हो? हाइक्वान कुछ भी नहीं कहता। कुछ सेकंड के बाद वो कहता है, तुम अभी तक जिंदा हो? ग्रानी नीचे की तरफ देखने लगते हैं, कहते हैं, हाँ मैं जिंदा हूँ। मुझे पता है मैंने जो किया था वो कोई भूलने वाली चीज़ नहीं थी, मगर मैं विश करता हूँ अगर तुम लोग उसे भूल सको, पूरे दिल से मुझे माफ़ कर सको। हाइक्वान गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि तुम ये सारी चीज़ें कह रहे हो। तुमने मेरी होल फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दी, फिर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं सब कुछ भूल जाऊँ। मैं विश करता हूँ कि तुम मर जाओ। वो गुस्से से पूरी तरह शेक हो रहा था। उस दिन को याद करते हुए वो रोने लगता है। कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम इस घने जंगल में अकेला क्या कर रहे हो। तुम यहाँ पर कैसे आए? उस दिन के बाद तुम्हारे साथ क्या हुआ? मैं कुछ भी नहीं जानना चाहता। मैं बस अपने भाई की खुशी चाहता हूँ। अगर तुम इतने सालों बाद उसकी खुशी को बर्बाद करने की कोशिश की या फिर तुम अभी ऐसा कुछ कर रहे हो तो फिर मैं तुम्हारी लाइफ को फिर से डिस्ट्रॉय कर दूँगा। ग्रानी फील कर सकते थे कि हाइक्वान के चारों तरफ एक डेडली ओरा जो घूम रहा है। ग्रानी डरते हुए ट्रेम्बल करने लगता है। ग्रानी कहते, आई विश अगर मैं पास्ट को चेंज कर सकता। आई एम सॉरी वो सब कुछ के लिए, मगर ये बात भी सच है, हम इंसान हैं, किस्मत को कोई भी चेंज नहीं कर सकता। मुझे लगा था उस दिन सारी फैमिली के सभी मर चुके हैं। मैं इस गिल्टी में पूरी लाइफ जी रहा था, मगर मुझे थोड़ा सा रिलीफ फील हुआ जब मैं शाहजहान को देखा कि वो जिंदा है। मुझे लगा उस दिन वो। ग्रानी आगे कुछ कहे, हाइक्वान उसकी बात को काटते हुए कहता है, ऐसे हिम्मत भी मत करना जान को हाफ करने की। ट्रस्ट मी, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। तुम हिम्मत भी मत करना मेरे भाई या फिर साव फैमिली को फिर से हार्म करने की, तो मैं तुम्हें अपने ही हाथों से मार डालूंगा। जैसे ही ग्रानी हाइक्वान की बातें सुनते हैं, उनके फेस में जो मुस्कुराहट थी वो पूरी तरह गायब हो जाता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। हाइक्वान अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाता। उसके आंखों में आंसू आ गया था।
वो मैट्रेस के ऊपर बैठकर अपने सर को नीचे झुका लेता है और अपने दोनों हाथों से सर को पकड़ते हुए कहता है, डैड, मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की स्ट्रांग बनने की, मगर मैं नहीं कर पाया। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि उस सेल्फिश औरत से फिर से मिल पाऊँगा। डैड, मैं बहुत ज़्यादा डर गया हूँ। उसे पता चल चुका है ईबो और साई फैमिली के बारे में। अगर फिर से उसने उन दोनों को हार्म करने की कोशिश की तो मैं कैसे उन्हें प्रोटेक्ट कर पाऊँगा। मुझे पता है वो पहले की तरह स्ट्रांग नहीं है, मगर मैं उस दिन को भूल भी नहीं सकता। दूसरी तरफ ईबो जैसे ही जान के रूम के अंदर आता है, जान एक छोटे से बच्चे की तरह सोया हुआ था। ईबो जान के पास जाकर अपने उंगलियों से जान के चीज़ को केयर करने लगता है और उसके फेस पर जो बाल आ रहे थे उसे साइड करके उसके फेस को देखने लगता है। वो बस जान के ब्यूटीफुल फेस को बस देखे ही जा रहा था, जिसमें प्यार और केयर था। जान का फेस एक शाइनिंग कर रहा था, जैसे सनलाइट के वजह से सनफ्लावर न्यूली ब्लूम करता है, उसी तरह जान का फेस दिख रहा था। जान जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था। जान अनकॉन्शियसली अपने लिप्स को अपने टंग से लिक कर रहा था। जान जो एक लूज टी शर्ट पहना हुआ था, उसकी नेक बहुत ज़्यादा विजिबल हो रहा था। उसकी मिल्की मिल्की वाइट स्किन क्लियरली दिखाई दे रहा था। ईबो जो ये सब कुछ देखकर पूरी तरह नाराज हो गया था। वो अपने पैंट के नीचे की तरफ देखता है और आंखें रोल करके इरिटेटेड होते हुए कहता है, ओह गॉड, मैं ही क्यों? जान, तुम मेरे साथ क्या कर चुके हो? और सहाय करते हुए कहता है, तुम सोते वक्त बहुत ज़्यादा क्यूट दिख रहे हो, एक छोटे बच्चे की तरह। मैं तुम्हें उठाना नहीं चाहता, मगर मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। हमें यहाँ से अब जाना पड़ेगा। उसे स्लाइटली हिलाते हुए कहता है, जान जान। कितनी देर के बाद बुलाने के बाद जान फाइनली उठता है। वो अपने आंखों को रब करते हुए कहता है, मैं कहाँ पर हूँ? ईबो कहता है, जान जान। अपने आंखों को रब करते हुए चारों तरफ देखते हुए उसे याद आता है कि वो कहाँ पर है, और वो ईबो की तरफ देखकर स्वीट से स्माइल देते हुए कहता है, अब सुबह हुआ है या फिर शाम? ईबो उसके सिली क्वेश्चन पर हंसता है और उसके हेड पर पैट करते हुए कहता है, अब आफ्टरनून है जान, अब हमें जाना पड़ेगा। मेरा भाई हमें ढूंढ ही लिया है, अब हमें घर जाना चाहिए। घर जाने से पहले पहले हॉस्पिटल चलते हैं, तुम्हारा चेकअप करते हैं। जान अपने सिली क्वेश्चन पर एम्बेरस्ड होता है और वो थोड़ा सा खड़ा होने की कोशिश करता है, मगर उसके पेन के वजह से वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तो ईबो उसकी हेल्प करता है खड़े होने पे और उसे टाइटली पकड़कर वो दोनों नीचे की तरफ आ जाते हैं। जान कहता है, थैंक यू सो मच ईबो। ईबो कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हारे लिए कुछ भी। जान कहता है, क्या? ईबो कहता है, मेरा मतलब हम दोनों दोस्त हैं, है ना? तो फिर मैं अपने क्यूट फ्रेंड्स के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ईबो क्यूट कहकर जान को टीज कर रहा था। जान कहता है, क्यूट नहीं, वो पाउटी फेस के साथ कहता है। ईबो अपने आप को रोक नहीं पाता हंसने से, वो बड़ी जोर से हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ हाईकॉन जो सोफा के ऊपर बैठकर अपने सर नीचे की तरफ करके बैठा हुआ था, जैसे ही उसे किसी की आवाज़ सुनाई देता है वो समझ जाता है ये ईबो और शाहजहान ही है। तो वो अपने सिर से खड़ा होकर अपने सूट को ठीक करने लगता है और अपने हैंडसम फेस पर एक झूठी से स्माइल लगकर जान की तरफ देखकर उसे ग्रीट करता है। जब वो ईबो और जान के हाथ को टाइटली पकड़ा हुआ देखता है, उसकी एक जो झूठी सी हंसी एक प्यारी सी हंसी में बदल जाता है। ईबो जान के हाथ को टाइटली पकड़ते हुए अपने भाई के पास खड़ा हो जाता है। उसका भाई बस उसे हाथ को देख रहा था और पागलों की तरह हंस रहा था। जैसे ही जान को एहसास होता है, वो बहुत ज़्यादा समझ जाता है। वो अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करता है। तो ईबो कहता है, मैं कहीं भी नहीं जाने वाला हूँ तुम्हारे हाथ को लेकर, इसीलिए यही बेटर होगा तुम अपने आप को छुड़ाने की कोशिश मत करो। जान कहते हैं, हाँ? ईबो कहता है, मेरा मतलब तुम बहुत ज़्यादा इंजर और वीक हो, तुम्हें सपोर्ट की ज़रूरत है खड़ा होने के लिए और चलने के लिए, इसीलिए तुम्हें ट्राई करना फिर छोड़ ही दो। वहाँ पर खड़े सभी को पता था कि ईबो जान के हाथ को क्यों पकड़ा हुआ है। आइकॉन तो ईबो को अच्छे से जानता था, वो तो ईबो के दूसरा रूप था। हाइकॉन फेक से कफ देकर दोनों लबे-डबे सोल को अपनी तरफ आकर्षण करते हुए कहता है, हेलो शाहजहान,
मैं वांग हाइक्वान हूँ, ईबो का भाई। हाइक्वान खुद को इंट्रोड्यूस करता है क्योंकि उसका छोटा भाई तो अपने ब्यूटीफुल बनी को देखने में बहुत ज़्यादा बिजी था। तो जहान कहता है, हेलो सर, आई एम शाहजहान, मैं उसका दोस्त हूँ। आपसे मिलकर अच्छा लगा एंड थैंक यू, आपने हमें ढूंढ लिया। वो रिस्पेक्टफुली वो करता है। हाइक्वान कहता है, जान, फॉर्मल बनने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ईबो ने ऑलरेडी तुम्हारे बारे में सब कुछ कह चुका है। तुम मुझे भाई बुला सकते हो, जिससे मेरा छोटा भाई मुझे बुलाता है। जान हाइक्वान की तरफ देखकर एक छोटी सी स्माइल देता है। हाइक्वान कहता है, ठीक है, अब चलो, तुम्हारे फैमिली तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा वरीड हो रहे होंगे। घर जाने से पहले हम हॉस्पिटल चलते हैं। तुम्हारे बॉडी से ढेर सारा खून बह चुका है। तुम्हारा फेस, ओ गॉड जान, तुम बहुत ज़्यादा पेल और वीक दिख रहे हो। चलो, बिना टाइम वेस्ट किए अब चलो। हाइक्वान ये कहकर आगे जाने लगता है। वो थोड़ी देर पीछे मुड़ के देखता है तो वो दोनों वहाँ से नहीं आ रहे थे। हाइक्वान कहता है, क्या कर रहे हो, किसका वेट कर रहे हो? ईबो कहता है, भाई, हमें गाने को थैंक यू नहीं कहा है। वो कहाँ गए हैं? वो तो यहीं पर थे, अब कहाँ चले गए? ईबो घर के चारों तरफ अपने आंखें घुमाने लगता है कि वो ओल्ड लेडी कहाँ पर गए हैं। हाइक्वान पूरी तरह टेंस हो जाते हैं अपने छोटे भाई की ऐसी बातें सुनकर। वो ईबो के पास जाकर उसके लेफ्ट हैंड को पकड़ लेते हैं क्योंकि ईबो का राइट हैंड जान को पकड़ा हुआ था। तो ईबो के लेफ्ट हैंड को पकड़ते हुए कहता है, मैंने ऑलरेडी उन्हें थैंक यू कह दिया है, अब तुम्हें जाना चाहिए, अब रात होने वाला है। जान को भी हॉस्पिटल लेके जाना है, प्लीज़ टाइम वेस्ट मत करो। हाइक्वान ये सारी बातें हेल्पलेसली कह रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था यहाँ पर कुछ देर रहने के लिए। वो बहुत ज़्यादा सफोकेटेड फील कर रहा था। ईबो समझ जाता है कुछ तो गलत है, उसका भाई उसे कुछ छुपा रहे हैं। और वो जान की तरफ देखता है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। जान जो कम्प्लीटली अपनी आंखें आप क्लोज कर चुका है, उसकी स्किन बहुत ज़्यादा पेल दिख रहा है। ईबो कहता है, हाँ भाई, प्लीज़ पहले हमें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, जान जो बेहोश होने वाला है। तो हाइक्वान ईबो का हाथ छोड़ देता है। ईबो अब जान को ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है। जान मम्बल्स करते हुए अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, मगर ईबो उसकी बातों को इग्नोर करता है और वो दोनों कट्टे से बाहर की तरफ चले जाते हैं। उन लोगों को ऐसे कुछ देर तक उन्हें पैदल ही जाना था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घना जंगल था, वहाँ पर कोई कार या फिर व्हीकल नहीं आ सकता था। सारे टाइम हाइक्वान और उसके गार्ड्स जो ईबो को देख रहे थे। ईबो जो बहुत ज़्यादा पैनिक होते ही जान की तरफ देखते हुए कहता है, डोंट वरी बेबी, मैं तुम्हें सेव कर लूँगा, तुम पूरी तरह ठीक हो। हम पहले हॉस्पिटल जाएंगे, प्लीज़ जान, अपने आँखों को बंद मत करना, प्लीज़ जगह ही रहना। वो जो बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया था क्योंकि जान ने मम्बल्स करना बंद कर दिया था और वो अपने आँखों को बंद करने की कोशिश कर रहा था। हाइक्वान, जान और ईबो की ऐसी कंडीशन देखकर वो भी टेंस हो गए थे। जान जो हाफ अनकॉन्शियस में था और ईबो प्यार में पूरी तरह अपना दिमाग खो ही बैठा था। कुछ देर चलने के बाद रोड आ जाता है जो सामने 5 ब्लैक कार खड़ा हुआ था और सारे बॉडीगार्ड्स थे। जैसे ही सारे बॉडीगार्ड्स इन लोगों को देखते हैं वो पूरी तरह अलर्ट हो जाते हैं। वो कार के डोर को ओपन करते हैं। हाइक्वान पैसेंजर सीट में जाकर बैठ जाता है और ईबो और जान बैक सीट में बैठ जाते हैं। हाइक्वान ड्राइवर को कमांड देते हुए कहता है, जो पास में हॉस्पिटल है वहाँ पर चलो। अब कार बहुत स्पीड में वहाँ से जाने लगता है। इन सारे वक्त में ईबो ने जान को अपने आर्म से टाइटली पकड़ा हुआ था और मम्बल्स करते हुए कहता है, जान प्लीज़ कुछ तो बोलो, अपने आँखों को खोलो, प्लीज़ बेबी, मुझे इस तरह मत डराओ, तुम बहुत ज़्यादा ब्रेव हो जान, प्लीज़ कुछ देर तक हम लोग हॉस्पिटल पहुँचने ही वाले हैं। ईबो जो इस सारे वक्त जान को हिलाते हुए उसे उठाने की कोशिश कर रहा था, वो पूरी तरह टेंस हो गया था। उसे पता भी नहीं चलता वो कब रोने ही लगा था। वो अपने आर्म से जान को टाइटली पकड़ा हुआ था। हाइक्वान जो सब कुछ देख रहा था अपने भाई की ऐसी हालत देखकर वो समझ गया था कि वो जान को कितना ज़्यादा प्यार करता है क्योंकि उसका छोटा भाई कभी भी किसी के लिए ऐसे नहीं रोता। जब उसके पापा का डेथ हुआ था और उसके मामा कोमा में चले गए थे, उसी दिन से वो किसी के लिए भी ऐसे नहीं रोता, इसीलिए सभी उसे मिस्टर रोड कहते हैं। हाइक्वान अपने भाई को इनकरेज करते हुए कहता है, ईबो प्लीज़ शांत हो जाओ, तुम्हें स्ट्रांग बनना पड़ेगा, जान को भी तुम्हारी ज़रूरत है, तुम उससे बातें करो, उसे उठाने की कोशिश करो।
इबो नोट करता है और वह जान की तरफ देखने लगता है, जो अभी भी नहीं हिल रहा है। उसकी आंखों से आंसू फिसल कर वो जान के आंखों के पास आ जाता है। इबो रोते हुए सोचता है, मैं ही क्यों, सभी मुझे छोड़कर ऐसे क्यों चले जाते हैं। गॉड प्लीज़, आप मेरे पापा को ले गए, मेरी मम्मा अब मेरे पास नहीं है। आप हमेशा मेरे अपनों को क्यों छीन लेते हैं, मगर आप नहीं। प्लीज़, मैं अपना खुशी चाहता हूँ, अपना प्यार चाहता हूँ, मैं अपना जान चाहता हूँ, मेरा लव, मेरा लाइफ। प्लीज़ उसे सेव कर लीजिए। ये सारी बातें रोते हुए इबो सोच रहा था और वो जान को टाइटली गले लगा लेता है। वो नहीं चाहता था, अपने प्यार को वो फिर से खोना नहीं चाहता था। वो बहुत ज़्यादा डर गया था। 30 मिनट्स के बाद वो सभी जंगल क्रॉस कर लेते हैं और वो लोग मेन रोड में थे, जहाँ जो पूरी तरह अनकॉन्शियस हो गया था। ठीक 15 मिनट्स के बाद वो लोग हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। एक गार्ड आकर कार को डोर को ओपन करता है। इबो जान को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके हॉस्पिटल के अंदर आ जाता है। हाईक्वान चाइना के मोस्ट फेमस और रिच बिजनेसमैन था, तो इसलिए हॉस्पिटल के स्टाफ उसे देखते ही उसे पहचान जाते हैं और उसके पास दौड़ के आकर सब कुछ प्रिपरेशन करने लगते हैं। जहन का कंडीशन जो ठीक नहीं था, उससे बहुत सारा खून लॉस होने के वजह से उसे हाई फीवर था, तो इसीलिए उसे आईसीयू में एडमिट कर देते हैं। ईबो को भी एक वीआईपी वार्ड में एडमिट कर देते हैं क्योंकि उसे फीवर था और वो जंगल में बेयरफुट में चलते वजह से उसकी थोड़ा सा लिटिल स्क्रैच भी हो गया था। ईबो कहता है, भाई मैं पूरी तरह ठीक हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मैं जान को देखना चाहता हूँ, प्लीज़ भाई। हाईक्वान इबो को ग्लूकोज पीने के लिए देते हैं। ठीक 5 मिनट के बाद जैसे ही इबो ग्लूकोज पी लेता है, वो फिर से कहने लगता है, प्लीज़ भाई मुझे जान को देखना है। हाईक्वान कहते हैं, नहीं इबो, तुम्हें खुद को स्ट्रांग बनना पड़ेगा, तुम्हारा बॉडी अब बहुत ज़्यादा वीक है। प्लीज़ डॉक्टर को तुम्हारे घाव को ट्रीटमेंट करने दो, मैं जान को चेक करके आता हूँ। इबो नोट करता है, वो पूरी तरह हेल्पलेस था क्योंकि उसका भाई ठीक कह रहे थे, क्योंकि वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। हाईक्वान जान को चेक करने चले जाते हैं। डॉक्टर जो अभी अभी जान को ट्रीटमेंट कर रहे थे, उसके जो स्टोमच पर जो घाव था उसे ट्रीट कर रहे थे, मगर सारे डॉक्टर एक चीज़ तो आश्वस्त थे कि जैन आउट ऑफ डेंजर है। 30 मिनट्स के बाद इबो का ट्रीटमेंट हो जाता है। वो वीआईपी वार्ड से दौड़ के जाकर आईसीयू रूम के बाहर चला जाता है, जहाँ पर उसका भाई वहाँ पर इंतज़ार कर रहा था। वो भी अपने भाई के पास जाकर आईसीयू वार्ड के बाहर खड़ा हो जाता है और वो होप करने लगता है कि उसकी बनी की कोई सीरियस कंडीशन ना हो। कुछ देर बाद एक सीनियर डॉक्टर उस रूम से बाहर की तरफ आता है। इबो उसके पास दौड़ कर जाकर चिल्लाते हुए कहता है, मेरी जान कैसा है, उसकी ब्लीडिंग रुक गई, क्या वो दर्द में है, आंसर दीजिए, आप साइलेंट क्यों हैं। इबो डॉक्टर को टाइम ही नहीं दे पा रहा था कि वो कुछ रिप्लाई करे। हाईक्वान इबो के पास जाकर उसके बैग को पैट करते हुए कहता है, इबो पहले उसे कुछ कहने तो दो, थोड़ा सा रिलैक्स हो, मैं श्योर हूँ हमें कुछ पॉजिटिव न्यूज़ ही मिलेगा। इबो अपने भाई की बात सुनकर थोड़ा सा शांत होता है और वो रोते हुए आंखों से डॉक्टर की तरफ देखने लगता है। डॉक्टर कहते हैं, पेशेंट अब पूरी तरह ठीक है, हमने उनके घाव को ट्रीटमेंट कर दिया है, वो अभी सो रहे हैं। इबो इमीडिएटली कहने लगता है, क्या मैं उन्हें देख सकता हूँ। डॉक्टर कहते हैं, पहले हमें उन्हें वीआईपी वार्ड में शिफ्ट करना पड़ेगा, वो पूरी तरह ठीक है, आप उनसे मिल सकते हैं जब वो उठ जाएं आफ्टर 15 या 20 मिनट्स के बाद। कुछ देर बाद जान को आईसीयू से दूसरे वार्ड में लेके जा रहे थे। इबो जान को छूने की कोशिश करता है, मगर हाईक्वान उसे रोक लेता है। अब जान को वीआईपी वार्ड में ट्रांसफ़र किया गया था। वहाँ पर सारे डॉक्टर्स और सारे नर्स इबो को जान के पास अकेला छोड़कर वो लोग चले जाते हैं। हाईक्वान भी वहाँ से चला जाता है। इबो को थोड़ा सा प्राइवेसी देने के लिए इबो जान के पास जाकर बैठ जाता है। उसके चीक्स को अपने थंब फिंगर से केयर करते हुए रोते हुए कहता है, मैं बहुत ज़्यादा डर गया था जान, अब मुझे पता चल गया कि ये कैसा फील होता है जब तुम मरने वाले थे। ये एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हॉरिबल था, मैं सब कुछ खो सकता हूँ मगर जान तुम्हें नहीं। वो जान का हाथ को पकड़ लेता है और थोड़ा सा बेंड होकर अपने सर को लेकर जान के हाथ के ऊपर रख लेता है। उससे बहुत ज़्यादा वीक और टायर्डनेस फील हो रहा था, इसीलिए उसे नींद आ रहा था, तो वो उस जान के साइड में ही आप लेटते हुए वहीं पर उसके पास सो जाता है। आज का पार्ट मैं यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।